इसका अगला जो स्लाइड है वो हम देखने वाला व्हाट इज रियली मीनिंग ऑफ सेल्फ। सेल्फ क्या चीज है, ठीक है, अभी थोड़ा देखते हैं, या सेल्फ को मतलब और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देखेंगे। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं इसको। ऑब्जेक्ट मेथड, ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो कंटेन मेथड्स, मेथड्स इन ऑब्जेक्ट्स आर फंक्शंस दैट बिलोंग्स टू दैट ऑब्जेक्ट। मतलब मेथड्स, कोई मेथड्स के अंदर या सॉरी ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेथड्स है वो उसके बिलोंग कर रहा है। जैसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक क्लास का नाम दे दिया, यहाँ पे क्लास का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया पर्सन, एक मेथड, एक इनिट मेथड लिख दिया सेल्फ नेम एज, ठीक है जी। सेल्फ पहले वो देख लेते हैं। The self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variable that belongs to that class। मतलब अगर हमने कोई भी क्लास के अंदर कोई वेरिएबल को एक्सेस करनी है तो हमें यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ता है। सेल्फ होता है, सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस। मतलब अगर हमने पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑब्जेक्ट को यूज करने के लिए नीड टू राइट सेल्फ इनसाइड द क्लास, ठीक है। सेल्फ के थ्रू ही हम इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। वो सीधी बात, सेल्फ का यूजेज, सेल्फ के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन इनिट लिख दिया, सेल्फ नेम एज लिख दिया, तो यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में माई फंक्शन सेल्फ लिख दिया, वो सेम फंडा ही है, प्रिंट हेलो माई नेम इज सेल्फ डॉट नेम, मैंने डेफिनेशन बनाया हुआ है। देन मैंने बनाया हुआ ऑब्जेक्ट P1 इक्वल टू पर्सन जॉन 36। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा ये जो जॉन है, तो जॉन मेरा नेम पे आ गया, 36 जो वो एज पे आ गया, ठीक है। तो अब मेरा यहाँ पे जो नेम पे क्या आ गया, जॉन, एज पे 36 आ गया जी, ठीक है। तो जब मैं P1 और माई फंक्शन प्रिंट कर रहा हूं तो मेरे यहाँ पे माई फंक्शन में हेलो माई नेम इज सेल्फ नेम में क्या आ गया मेरा जॉन, तो नेम जॉन आ गया, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्ड। 36 का यहाँ पे कोई यूजेज है नहीं क्योंकि सिंपली मैं इसको नेम को प्रिंट कर रहा हूं, तो बस यही फंडा है। अब देख लो, समझ लो इस बात को फिर से। एक क्लास बनाया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है क्लास के अंदर, और मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे देखो सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस, मतलब जब भी मैं कोई भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाता हूं क्लास के लिए, तो यूज करने के लिए आई नीड टू हैव द सेल्फ कीवर्ड सेल्फ होना चाहिए वहां पे इन फंक्शन अंदर, ताकि मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर पाऊं डायरेक्टली, ठीक है। तो यह है, आगे थोड़ा और देखने वाले हैं हाउ वी रियली वर्क विद द सेल्फ। देखो अब समझो सेल्फ पैरामीटर को, जो मैंने पहले आपको कहा था, the self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access variable that belongs to the class. It does not have to be named self. बात समझो, it does not have to be named self. You can call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class. क्या कह रहे हैं कि सेल्फ जो पैरामीटर नॉर्मली एक सिंबलिक है, रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है वो सेल्फ। तो एंड यूज टू एक्सेस वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू दैट क्लास, मतलब क्लास के अंदर कोई वेरिएबल से एक्सेस करने के लिए आई हैव टू राइट सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ। तो सेल्फ का काम क्या होता है, वो करंट इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है, और टू एक्सेस द वेरिएबल इनसाइड द क्लास वी नीड टू गो थ्रू दैट सेल्फ। जो भी वेरिएबल लिखोगे सेल्फ डॉट वेरिएबल ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है। पर इट डज नॉट हैव टू बी नेम्ड सेल्फ लिखना नहीं पड़ता। अगर सेल्फ की जगह पे आप कुछ भी लिख दो, बट इट शुड बी द फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ दैट फंक्शन। मैंने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक वर्ड माई सिली ऑब्जेक्ट एंड एबीसी। जैसे इनिट फंक्शन में लिखा है माई सिली ऑब्जेक्ट एंड माई फंक्शन में लिखा है एबीसी। मतलब बात एक ही बात, सिंपली सी बात है कि अगर नॉर्मली हमने जो मेथड पहले किए हुए थे, मेथड में ऐसा कॉन्सेप्ट कोई था नहीं सेल्फ वाला, पर अगर क्लास के अंदर कोई मेथड के अंदर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे सेल्फ जैसा सिंबॉलिक कुछ भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, व्हिच विल बी द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ एनी फंक्शन इन द क्लास, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जैसे माई सिली ऑब्जेक्ट लिख दिया, माई सिली ऑब्जेक्ट डॉट नेम, यहाँ पे एक जैसे लगा लो, यहाँ पे मैंने जॉन लिखा हुआ है, तो जॉन का वैल्यू यहाँ पे नेम पे आ जाएगा, 36 का वैल्यू यहाँ पे एज पे आ जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पे नेम का नेम इसमें आ गया, एज का इसमें आ गया। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि P1 डॉट माई फंक्शन, तो माई फंक्शन में क्या आएगा, हेलो माई नेम इज
एबीसी डॉट नेम, नेम में क्या आएगा, जॉन आएगा। सिंपल सी बात है। फिर से बता दूं आपको, क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल को एक्सेस करना है, देन वहां पे जो भी मेथड रहेगा वहां पे मुझे सेल्फ सिंबॉलिक जैसा कुछ नाम रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा, फर्स्ट पैरामीटर होगा उस मेथड के अंदर, जिसके थ्रू हम क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, वो है मेन फंडा सेल्फ का। ठीक है जी। अब देखते हैं कंस्ट्रक्टर्स इन पाइथन क्या है कि क्लास कॉन्सेप्ट क्या चीज होती है। हमने ये सी प्रोग्रामिंग में पढ़ी हुई है, अगर किसी ने पढ़ी हुई है तो, नहीं पढ़ी है मैं बता देता हूं आपको। द वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्टर, क्या काम होता है देखो, टू इनिशियलाइज ऑल द वेरिएबल्स, ये मेन चीज है। द टाइप ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर क्या चीज है देख ले, क्लास फंक्शन दैट बिगिंस विद डबल अंडरस्कोर आर कॉल्ड स्पेशल फंक्शंस एज दे हैव स्पेशल मीनिंग। Of one of the particular interest is the init function. Special function gets called whenever new object of that class is instantiated. This type of function is also called constructors. In the object-oriented programming, normally use it. इसका main चीज यही है, to initialize all the variable. Variable को initialize करने के लिए हम यूज करते हैं constructor को या init function। मतलब सीधी सी बात है, constructor काम होता है to initialize the variable, तो वो हम करते हैं init के थ्रू। ठीक है, देखते हैं इसका आगे। देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम बहुत बड़ा दिख रहा है, तो बताता हूं इस चीज को क्या है यहाँ पे। देखो कंस्ट्रक्ट की बात बताते हैं आपको। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने देखो यहाँ पे मैंने एक क्लास बना दिया। मैंने यहाँ पे एक क्लास बना दिया, क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन लिखा हुआ है, इनिट डेफिनेशन है। फिर सेल्फ, ये कुछ भी डाल दो आप अपने हिसाब से। आर इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 0, इनिशियल मैंने 0 किया हुआ इनको। ठीक है, इनिशियलाइज किया हुआ मैंने इनको। देन सेल्फ डॉट रियल इक्वल टू आर, एक वैल्यू लिखा हुआ रियल इक्वल टू आर, हेलो इमेज इक्वल टू आई, मैंने दो वेरिएबल जनरेट किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो ये रियल जो मैंने खुद लिखा हुआ, मैंने खुद बनाया अभी। इमेज और आर जो वेरिएबल है वो आर के वैल्यूज यहाँ पे आएंगे, आई के वैल्यू यहाँ पे आएंगे। मैंने एक मेथड बनाया हुआ डेफ गेट डेटा मेथड बनाया हुआ, उसका सेल्फ अगेन सेल्फ ही है। प्रिंट 0 प्लस आई जे, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट होता है ना, ए प्लस बी जे, वो फॉर्मेट यहाँ पे लेके आया हूं मैं। 0 प्लस आई जे हमें पता है ना फॉर्मेट फंक्शन, अगर नहीं पता है तो पिछले वीडियो देखना, वहां पे फॉर्मेट फंक्शन के बारे में बताया हुआ है। दीज आर द प्लेस होल्डर्स फॉर फॉर्मेट फंक्शन। तो 0 एंड 1, जैसे लगा लो ये 0 काम कर रहा है, ये 1 का काम कर रहा है, तो यहाँ का सेल्फ डॉट रियल का जो वैल्यू वो 0 पे आएगा, सेल्फ डॉट इमेज के वैल्यू जो वो आई पे आएगा। तो यहाँ पे प्रिंट के लिए रेडी है ये। इसके बाद मैं बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, बना रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। जो ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ऑब्जेक्ट का मैंने नाम बनाया हुआ C1। ठीक है, वैल्यूज क्या मैंने डाले हुए 2,3 वैल्यू डाले हुए मैंने। ठीक है जी, अब देखते हैं C1 डॉट गेट डेटा। पहले देख लेते हैं भाई, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो 2 और 3 है वो कहाँ जाएगा। ये 2 मेरा जाएगा R में और 3 मेरा जाएगा I में। ठीक है, गया। अब मैं जब लिखता हूं C1 डॉट गेट डेटा, तब क्या कर रहा है ये, तब क्या कर रहा है, तब गेट डेटा फंक्शन मतलब ये फंक्शन है मेरा। तो यहाँ पे मेरा जो रियल का वैल्यू जो है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आ गया मेरा, और यहाँ पे 3 आ गया। तो अभी इसका वैल्यू भी यहाँ पे, इसके वैल्यू अभी यहाँ पे 2 है, इसका पे 3 है। तो अभी हम इसमें प्लेस होल्डर में इसमें आएगा 2, इसमें आएगा 3, तो 2 प्लस 3j। तो ये है मेरा इसका यहाँ पे कॉलिंग वाला पार्ट। इसका कॉलिंग के हिसाब से तो जो प्रिंट आ गया पहला मेरा 2 प्लस 3j, वो प्रिंट आ गया पहला प्रिंट। ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, मैंने और एक बनाया ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट बनाया C2 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 5। अब आपसे पूछोगे सिर्फ जस्ट 5 क्यों लिखा, पहले हम 2 और 3 लिख रहे थे। एक चीज देखो, यहाँ पे जो मेरे वैल्यूज जो थे वो डिफॉल्ट वैल्यूज थे। अगर मैं यहाँ पे 2 देता और 3 नहीं देता, तो यहाँ पे 2 प्लस 0j आ जाता। ठीक है, मतलब एक वैल्यू लिखा हुआ दूसरा नहीं है, मतलब यहाँ से 2 पास होगा R में, और यहाँ पे कुछ पास नहीं हो तो यहाँ पे 0 ही रहता, 2 प्लस 0j रहता। ठीक है, मतलब डिफॉल्ट वैल्यूज R और I के लिए पास करूंगा तो वो अपडेट हो जाएंगे, नहीं पास करूंगा तो जो है 0 का 0 ही रहेगा वो। ठीक है जी। तो इस हिसाब से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पे यहाँ 5 पास किया। 5 यहाँ से 5 कहाँ जाएगा, यहाँ से 5 मेरा जाएगा R पे। ठीक है, अब मैं R पे गया। ठीक है जी, मैंने एक नया बनाया वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के लिए। पहला जो ऑब्जेक्ट जो था मेरा C2 में मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया हुआ था 5 का। अब मैंने नया एक ऑब्जेक्ट बनाया, नया एक वेरिएबल बनाया ऑब्जेक्ट के लिए, लिखा C2 डॉट attr 10 लिखा मैंने। ठीक है, वो एक्चुअली यहाँ पे है नहीं ना, बट देन आई कैन मेक, बट
आई कैन मेक ए एट्रीब्यूट फॉर एनी ऑब्जेक्ट। देखो वो हम कर सकते हैं। तो फिर मैंने लिखा प्रिंट c2 डॉट रियल c2 डॉट इमेज c2 डॉट ATR। मतलब एक्चुअली ये प्रिंट जो है मेरा 3 वेल कॉमा कॉमा में आएंगे, वो ये वाला इस फॉर्मेट पे नहीं आ रहा है, ये इस फॉर्मेट पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, रियल के वैल्यू जो है वो 5, जो 5 रियल पे 5 आ गया मेरा, रियल का यहाँ वैल्यू 5 आ गया, दिस इज माई 5, ठीक है। साथ में जो मेरा आई का वैल्यू, यहाँ पे आई का वैल्यू है नहीं ना, इन आई का वैल्यू यहाँ पे है नहीं, तो आई का जो 0 है तो वो आई का 0 ही रहेगा, ठीक है। और जो नया वैल्यू जो आया एट्रीब्यूट ATTR का c2 डॉट ATTR का, इसका वैल्यू 10 था, यहाँ पे 10 आ जाएगा। प्रिंट होने के बाद रिजल्ट आ गया मेरा, दैट्स माय रिजल्ट, ठीक है। एक ही बात समझते हैं, अगर हम चाहते हैं कि अलग से कोई भी एट्रीब्यूट बनाए फॉर ए ऑब्जेक्ट, वी कैन डू दैट, वो हम बना सकते हैं, पर बनाने के बाद कॉल करने पे वो विल काम कर जाएगा। वो अलग से बना दिया मैंने, दिखाया मैंने आपको हाउ टू क्रिएट एन डिफरेंट एट्रीब्यूट फॉर एन ऑब्जेक्ट आउटसाइड द क्लास डिफिनेशन दैट वी कैन मेक, वो हम कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम एक चीज क्या पता है क्या है, जब मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ c1 डॉट ATTR, एक चीज देखो, जो C1 जो था, C1 में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर जो कॉलिंग किया था C1 में, क्या वहां पे ATTR का कुछ यहाँ पे था, यहाँ पे इज देयर एनीथिंग अबाउट दिस एट्रीब्यूट ATTR, कुछ है नहीं ना, तो C1 डॉट ATTR में वो एरर दे देगा, क्योंकि C2 का मैंने बनाया हुआ था ATTR, इसलिए किया हुआ था, इसलिए वो एरर नहीं दे रहा है। पर C1 का कुछ एट्रीब्यूट है नहीं, तो मैं इसे डायरेक्ट कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने बनाया ही नहीं कभी, C1 में कभी मैंने ATTR को भी बनाया ही नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू कॉल इट, तो वो कभी होगा नहीं ना, इसके हिसाब से वो आपको एरर दे देगा, एट्रीब्यूट एरर, कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट ATTR। मतलब अगर आपने क्लास डिफिनेशन के बाहर एट्रीब्यूट बनानी हो वो बना सकते हो, एग्जांपल मैंने दिखाया आपको। पर अगर आपने कोई एट्रीब्यूट नहीं बनाया बट स्टिल यू वांट टू कॉल इट, तो करने से वो आपको एरर दे देगा, ठीक है। सिंपल से एक फंडा है वो। तो बढ़ते आगे की तरफ, तो इसका ये डिफिनेशन है, तो जो मैंने आपको बताया था वो यहाँ लिखा हुआ है। इफ यू हैव टाइम टू रीड इट, यू कैन रीड, आप ये देख लेना, तो वो बताया मैंने आपको, ठीक है। बढ़ते आगे की तरफ, हाउ रियली डिलीट एनी एट्रीब्यूट एंड ऑब्जेक्ट, वो देख लेते हैं। एनी एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिलीटेड एनी टाइम यूजिंग द del स्टेटमेंट। del से हम कर सकते हैं वो चीज, ठीक है। कैसे करेंगे, लगा लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया C1 बनाया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 3, यहाँ लिखा हुआ है del C1 डॉट इमेज। तो क्या किया मैंने, इमेज क्या किया मैंने, तो मैंने एक एट्रीब्यूट हटा दिया, ठीक है। नाउ आई वांट टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन, मतलब ये पिछला जो एग्जांपल किया था इसको बेस्ड है ये, ठीक है। नाउ आई वांट टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन, वो क्या एरर देगा, वेयर द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट IMAG। अपने यहाँ पे 2 डिफाइन किया हुआ था, एक था आपका रियल के लिए, एक था इमेज के लिए। अपने इमेज हटा दिया, फिर आप चाहते हो कि गेट डाटा में वो प्रिंट हो, और गेट डाटा में तो इमेज का ऑप्शन भी है ना, तो वहां का वैल्यू का क्या होगा, इसलिए वो एरर दे रहा है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, अपने del कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट गेट डेटा, अब क्या कर रहे हो, आप मेथड को उड़ा दे रहे हो, ठीक है। you are removing the method from the class name, then you want to access it by using the method calling। ये भी एरर देगा कि नो एट्रीब्यूट गेट डेटा, तो ऑलरेडी आप उड़ा चुके हो इसको, कहां से रहेगा, ठीक है। देन आप क्या कर रहे हो, देन आप C1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1,3, देन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं डिलीट कर रहा हूँ C1 को उड़ा दे रहा हूं मैं, तो कहां से रहेगा भैया, इसका प्रिंट करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा ना, वो नेम C1 इज नॉट डिफाइंड। तो इस हिसाब से हम बारी बारी से डिफरेंट वैल्यूज को हम डिलीट कर सकते हैं, कोई भी एट्रीब्यूट या कोई ऑब्जेक्ट को कहीं से भी प्रोग्राम से वो हम कर सकते हैं। आपको थोड़ा इसके बारे में बताते हैं, कॉन्सेप्ट में बताते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखो यहाँ मैंने क्या किया, मैंने C1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंडर मैंने एक रियल एक वैल्यू डाल दिया इमेज, ठीक है जी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कर दिया del C1, मैंने C1 को हटा दिया। अब ये आगे काम करेंगे क्या, ये तो रहेंगे नहीं ना, फिर तो आपने C1 को हटा दिया, तो ये अभी आगे काम ही नहीं करने वाले, ठीक है। तो इसलिए इसे प्रॉब्लम क्या आएगी, देखो एक्चुअली इट इज द मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दैट। व्हेन वी डू C1 इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर 1 3, न्यू इंस्टेंस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड इन मेमोरी में आपका C1 का एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट हो चुका है। ऑन द कमांड जब del करते हो, दिस बाइंडिंग इज रिमूव्ड, बाइंडिंग रिमूव हो चुका होता है, एंड द नेम C1 इज डिलीटेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग नेम स्पेस, हट जाता है। द ऑब्जेक्ट हाउएवर कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन मेमोरी,
बट ऑब्जेक्ट स्टिल मेमोरी में रह जाता है, क्योंकि आपका से नाम हटाया ना, बट स्टिल ये इसका जो क्रिएट हुआ है मेमोरी का, ये जो स्टिल मेमोरी में क्रिएट हुआ पड़ा था, वो स्टिल यहाँ पे अभी भी है, नाम हट गया, ठीक है। द ऑब्जेक्ट हाउएवर कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन मेमोरी एंड इफ नो अदर नेम इज बाउंड टू इट, इसका और कोई नाम नहीं है, जैसे लगा लो C1 को मैंने इसको और कोई नेम चेंज नहीं किया, क्या होगा, इट इज लेटर ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या किया आपने, पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर आपने वैल्यूज दिए, ऑब्जेक्ट हटा दिया, इसके मेमोरी बना हुआ था ना, तो अगर आपको आप इसको न्यू कोई ऑब्जेक्ट नहीं देते हो, तब क्या होगा, ये धीरे धीरे वो हट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस टाइप का जो ऑटोमेटिक डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडर अनडिफरेंस ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं गार्बेज कलेक्शन। मुझे ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय मतलब जब मुझे मेरे पास कुछ सामान थे, मतलब मैंने कहीं पे कुछ रखा, ठीक है, मैंने एक बंदे को बताया कि भाई तुम्हारे पास मैंने एक कटोरी में अंडे सारे रखे, बंदे को हटा दिया, तो वहां रह गया ना, धीरे कोई ना कोई आके इसको ले जाएगा, वही डिस्ट्रक्शन जैसा है, वही है। तो वही है, मतलब जब आपने मेन चीज को हटा दिया, तो इसके बाद तो इसका मेमोरी स्टिल रह जाता है, पर अगर कोई क्लेम नहीं करता इसको, तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, चला जाता है, ठीक है, वही चीज है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ।